जब ये प्रोग्राम गुलाम अब्बास साहब ने मुझे ब्रीफ किया और जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और जब बहुत से लोग बाहर से यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और जब मैंने इस प्रोग्राम का कंटेंट कोर्स देखा तो मुझे लगा कि मैंने अपने इस छोटे से टेन्योर में बहुत बड़ा काम किया है कि ये प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज करवाया है। बहुत सी स्कीमें नौजवानों से बात करूंगा क्योंकि बाकी जो लोग टीचर हैं ये तो एडजस्टेड हैं। मैं अपने बच्चों से बात करूंगा जिनका मुस्तकबिल अब डिसाइड होना है और आज ये वक्त है कि अपने मुस्तकबिल के बारे में ये सोचें और एक माइंड बना लें कि गवर्नमेंट ने हज़ारों स्कीमें लॉन्च की हैं। हमारी आज की हुकूमत का ये मिजाज है कि वो आपको कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ ले जाना चाहती है, जहां आप एम्प्लॉयमेंट देने की पोजीशन में हो, जहां आपका हाथ ऊपर हो। और याद रखिए कि मुलाजिम बेचारे का हाथ हमेशा नीचे होता है, लेकिन ये नीचे वाला हाथ अगर ना हो तो ऊपर वाले हाथ की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ लोगों ने कहा कि मुलाजिम भीख मांगता है, आप मुलाजिम हैं, आप नौकर हैं, लेकिन आप याद रखिए कि इस हिंदुस्तान की तारीख को मरतब करने में इन्हीं नौकरों का सबसे बड़ा हाथ है। कॉर्पोरेट सेक्टर की बात तो 2014 के बाद शुरू हुई है। यही उस्ताद जो हैं, यही डायरेक्टर जो हैं, यही डॉक्टर्स हैं, यही इंजीनियर्स हैं, यही प्रोफेसर्स हैं, यही सिविल सर्वेंट्स हैं, यही पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस भारत का सच्चे में निर्माण किया है और जिनकी वजह से ये भारत वन पीस इंटैक्ट अभी सेफ और सिक्योर है। अगर ये ना होते तो भारत क्या पूरी दुनिया ना होती। तो अगर किसी घर में मालिक हो तो अगर उसके साथ वफादार गुलाम ना हो तो मालिक हमेशा खतरे में रहता है। मैं एक बात कहूँगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के लोग हैं या कम्युनिकेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के लोग हैं, मैं थोड़ा आइकोनोक्लास्ट किस्म का आदमी हूँ क्योंकि मैं रो के साथ नहीं चलता, मैं वेव के साथ नहीं चलता। मैं हट के बात करता हूँ, सच बोलता हूँ। उसके लिए सफ़र भी मैंने बहुत किया है और अब आगे करूँगा भी। हज़ारों स्कीमें जो हैं, हज़ारों स्कीमें, डायरेक्टर साहब यहाँ सुन रहे हैं, ये मेरी बात को नेसेसरी क्वार्टर्स तक पहुँचाएंगे। हज़ारों स्कीमें दिल्ली से चलती हैं, 5% स्कीमें लखनपुर पार होती हैं, जम्मू कश्मीर में पहुँचती हैं। उनमें से कोई एक स्कीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुँचती है, लेकिन आप तक कोई स्कीम नहीं पहुँचती। ये फैक्ट है। आप अपने जगह पे मुहासबा कीजिए, क्या गवर्नमेंट ने हज़ारों स्कीमें लॉन्च की हैं, क्या वो आम लोगों तक पहुँचती हैं? और ये स्कीमें 2014 से शुरू नहीं हुई, ये स्कीमें 1947 के बाद से चल रही हैं। ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स 1947 के बाद बन रहे हैं। ये लोगों के डेवलपमेंट के हवाले से जितने अक़दाम हुकूमत कर रही हैं, हुकूमतें कर रही हैं, ये आज से नहीं कर रही हैं, ये बहुत पुराना ज़माना से कर रही हैं। फ़र्क इतना है कि 14 के बाद जो स्कीमें चल रही हैं वो कुछ पहुंच रही हैं, उससे पहले कोई स्कीम नहीं पहुंची। वो या तो मिनिस्टरों और जो हुकाम थे उनके घरों की जिन्नत बन गई, या किसी के बैंक बैलेंस की नज़र हो गई। लेकिन मेरे भारत का गरीब रहा, मेरे भारत का नौजवान आज भी अनएडजस्टेड है और 46% लोग हिंदुस्तान में अनएडजस्टेड हैं। आज वो मुलाजमत की तरफ जाते हैं। आप लोन्स की बात करते हैं, मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बताता हूँ। मैं प्रोफेसर होने के साथ साथ मैं सोशल सर्विस भी करता हूँ। मैं नौजवानों को कहता हूँ मेरे पास आइए, मेरे वहाँ दोस्त हैं, इंडस्ट्रीज़ में हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स में हैं, आप आएँ और मैं आपको लोन दिलवाता हूँ, आपका बिजनेस यूनिट। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एक आदमी को लोन लेने के लिए बूट घिस जाते हैं, उसके कपड़े फट जाते हैं, उन दफ्तरों के चक्कर काटते काटते उनका प्लान नहीं बनता, उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स नहीं बनती। और उसके बाद जब कोई किस्मत वाला है, किसी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है, वो बैंक में जाती है, तो बैंक वाले उनको अनटचेबल समझते हैं, उनको पता नहीं क्या समझते हैं और तुतकेर के बाहर निकाल देते हैं। ऐसी सैकड़ों स्कीमें आज भी आप बैंकों में जाएं और आपको लोगों की फाइलें पड़ी मिलेंगी कि कई 200 साल से उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं, उन बेचारों को लोन नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो फील्ड ऑफिसर जाता है, अब तुमने अपनी दुकान का नाम ऐसा लिखा है, इसको इटैलिक्स में नहीं लिखो, इसको इसमें लिखो, इसको टाइम्स रोमन में लिखो, इसको ऐसा लाल में लिखो, इसको काला में लिखो। वो गरीब आदमी लाल और काले के चक्कर में मर जाता है, फिर कहता है मैं गरीबी ठीक हूँ, वो गरीबी को सीने से लगा लेता है। ये हमारे हिंदुस्तान के समाज की हकीकत है, ये ग्राउंड रियलिटी, ये ग्राउंड रियलिटी है।
मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लेखक हूँ, मैं लिखता हूँ, मैंने 700 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं और मैं यही लिखता हूँ क्योंकि मेरा काम है सोसाइटी की पोजीशन को डिपिक्ट करना, लोगों के सामने रखना। और डायरेक्टर साहब, आपका भी वही काम है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का चौथा सबसे स्ट्रांग पिलर प्रेस है, लेकिन अगर प्रेस अपना काम जिस दिन 100% ईमानदारी से करना शुरू कर देगी, मैं देखूंगा कि हुकूमत की स्कीमें लोगों तक कैसे नहीं पहुंचती। लेकिन आप भी हालात से मजबूर हैं, आप भी अगर कोई ज़ुबान से बात निकलेगी तो आप पर फंस जाएंगे, आप परेशानी की नज़र हो जाएंगे, आप मजबूर हो जाएंगे। आपके भी अपने बच्चे पलते हैं, आपकी भी नौकरियां हैं, हमारी भी नौकरियां हैं, कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं। लेकिन हकीकत मेरे समाज की ये है कि मैं सच नहीं सुनना चाहता। वो एक शेर है ना कि दिल का दरिया नूतक की वादी में बह सकता नहीं, आदमी महसूस कर सकता है, कह सकता नहीं। ये वो वाली बात है। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनिदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है जुबां मेरी। ये दस्तूर जुबां बंदी है, कैसा तहरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबां मेरी। मैं आपको बताऊं कि जिन आप गोल्डन कार्ड की बात कर रहे हैं, मैंने जम्मू के एक हॉस्पिटल में एक आदमी को गोल्डन कार्ड को बाहर फेंकते हुए डॉक्टर को देखा। उसने कहा पहले पैसे जमा कराओ, पैसे वहां से ले लेना। सर, ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। और जितनी पॉलिसीज हमारी बनती हैं, अगर वो किताबों में ना रहें, अगर वो फाइल्स में ना रहें, वो अगर मैदान में अमली तौर पर आ जाएं, तो मेरे हिंदुस्तान का 40 करोड़ लोग आज भी रात को भूखा नहीं सोता। हर घर में रोटी होती, लेकिन हर घर में रोटी नहीं है, ये रियलिटी है। आप मेरे साथ चलिए, मैं अपने मोहल्ले में 8 घरों में हर महीने में राशन भरता हूँ, मैं 50 स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा। उनके लिए कोई हमारे पास प्रोविज़न है? उनके लिए हमारे पास कोई प्रोविज़न है? कोई प्रोविज़न नहीं है। आप जितनी पॉलिसीज़ भी आती हैं, उन पॉलिसीज़ में जो इंसान समाज में ग्राउंड के साथ शेक्सपियर के मुताबिक ग्राउंडलिंग है, जो समाज में रेंगता है, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। बढ़ के जो उठा ले बिना उसी का है। जो आगे बढ़ गया, जिसने दबोच के ले लिया, उसको सब कुछ मिल गया। जो दौड़ में पीछे रह गया, उसका कोई वाली वारिस नहीं होता। ये हकीकत है। दुनिया ने तजर्बात को हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया वही लौटा रहा हूँ मैं। जो मैं देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ। आप एक रिसर्च करिए, आपके पास वो प्रोविजन होना चाहिए कि क्या आपकी स्कीमें जो आई हैं वो पहुँचती हैं जगहों पर कि नहीं पहुँचती हैं। ये बड़ा खूबसूरत काम आप करते हैं कि आप लोगों को रोशनास कर रहे हैं। मेरे बच्चों को, मेरे नौजवानों को पता होना चाहिए हमारे लिए क्या क्या स्कीमें आ रही हैं। और वक्त दूर नहीं है कि ये बच्चे, ये नौजवान जो आज सादगी की सूली पर चढ़े हुए हैं, जिस दिन इनके सब्र का बांध टूटा, उस दिन ये कुछ नहीं देखेंगे कि उधर कौन बैठा है, साहिब मसनद कौन है, साहिब तख्त कौन है। ये नौजवान नहीं देखेंगे। इनकलाब इन्हीं नौजवानों के हाथ से बर्पा होगा और ज़रूर होगा। मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये बताऊं कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं जॉइंट डायरेक्टर साहब से बात कर रहा था। मैं अभी हाल ही में पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू दे के आया हूँ, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे के आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप क्या कहेंगे। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पूरे एविडेंसेस और पूरे रीजंस हैं कि मैं इसको डिसमेंटल करना चाहता हूँ। आप 1852 के 1854 में हंटर कमीशन ऑफ एजुकेशन 1884 में सबसे पहले आया। उसके बाद इंडियन एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सो मेनी कमीशंस वर कमीशन्ड बाय द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम्स। और मैंने कहा आप हंटर कमीशन से लेके आज तक जितने कमीशन आए हैं, पहले मुझे ये बताइए उनमें नुक्स क्या था, उनमें क्या कमियां थी, उनमें क्या शॉर्ट कमिंग्स थी। कोई शॉर्ट कमिंग नहीं थी। शॉर्ट कमिंग एक ही थी कि वो प्रोजेक्ट्स, वो कमीशंस ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए। उनमें जो प्रोविजंस थे वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए। आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा कि बच्चा स्कूल में जाएगा, मैं स्कूल वाले भी यहाँ लोग बैठे हैं, बच्चा स्कूल में जाएगा 3, 4 या 5 साल तक वो अपने कपड़े गंदे करेगा, वो बर्तन तोड़ेगा, वो कांच तोड़ेगा, वो डांस करेगा, वो खुश रहेगा। और वो जो टीचर्स हैं वो उसे खुश रखेंगे ताकि स्कूल फ्राइट से वो आज़ाद हो जाए, ताकि जो स्कूल का जो फियर है वो उसके दिमाग से निकल जाए। अगर आप गौर से देखेंगे तो हिंदुस्तान 80% हिंदुस्तान गांव में रहता है। मैं एक छोटी सी एनाटॉमी कर रहा हूँ। 80% हिंदुस्तान गांव में रहता है
और 80% हिंदुस्तानियों के बच्चे छोटे छोटे एकेडमियों में पढ़ते हैं। मेरा छोटा बच्चा है, वो एक एकेडमी में पढ़ता है। मैं स्कूलों में जाता हूँ, वो स्कूल की जो एकेडमी की जो मैडम है, उसके अपने 4 बच्चे हैं। उस मैडम को उसी स्कूल में 2000 सैलरी मिलती है और दीवार की तरफ मुंह करके उसको बिठाया जाता है और 8 घंटे उससे काम करवाया जाता है। मुझे बताएं, जिस मैडम को 2000 आप सैलरी देंगे, उसके अपने घर के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं दे सकती। उसके अपने बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है, उसके घर का 2000 में चूल्हा नहीं जलता। आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके बच्चे को कंटिन्यू एटमॉस्फेयर स्कूल में देगी? जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो अपने ज़िंदगी के सर्वाइवल को लेकर लड़ रही है अपने आप से, जो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर लड़ रही है, आप उसे कह रहे हैं कि यू हैव टू प्रोवाइड ए कंजेनल एटमॉस्फेयर टू द स्टूडेंट इन द स्कूल एंड यू हैव टू रिमूव द स्कूल फ्राइट फ्रॉम द माइंड ऑफ द चाइल्ड। ये पॉसिबल है? जिस बेचारी को स्कूल में पढ़ाते हुए बच्चे अपना याद आ रहे हैं कुछ खाना खाया कि नहीं खाया, उनके पास यूनिफॉर्म भी नहीं है, जो ये इस चक्कर में पड़ी है कि मैं किताबें खरीदूंगी तो कैसे खरीदूंगी, आप उसे कह रहे हैं कि आप स्कूल में डांस करो और बच्चों को खुश रखो और बच्चों का दिल जीतो। वो दिल जीत सकती है। और पूरी एजुकेशन पॉलिसी को आप, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप पढ़िए, आपने पढ़ी भी होगी। जो टीचर इस सारे प्रोसेस को पॉसिबल करता है, जो टीचर इस सारे प्रोसेस को इंटैक्ट रखता है, उस टीचर के लिए एक प्रोविजन आपको पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं मिलेगा। वो टीचर जो अपने जिंदगी को दिए की तरह जलाता है बच्चों के लिए, जो टीचर सुबह निकलता है और शाम को वापस घर जाता है। मैं बताऊं एक बात, आप, हमें बड़ा आसान लगता है फलाना टीचर जी नालायक हैं, वो टीचर जी कुछ नहीं करते, है ना। जिस दिन टीचर कुछ नहीं करेगा, आपको हर जगह, हर आगे पीछे सिर्फ ड्रग एडिक्ट मिलेंगे, कभी कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। उन टीचर्स के लिए आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, उन टीचर्स के लिए आपके पास कोई प्रोविजन ही नहीं है। मैं प्रोफेसर हूँ, मेरी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, मैं 16,000 HRA कटवाता हूँ। मैं जिस क्वार्टर में रहता हूँ, मुझे वहाँ मोटर भी, ये मेरे कलीग हैं प्रोफेसर ज़मीर मिर्ज़ा साहब हैं, ये जानते हैं, ये परचेज़ करते रहते हैं। हमें मोटर खरीदनी होती है पानी की तो बच्चों के नाम से खरीदते हैं कि टीचर को जिस समाज में इज्जत ना मिले, टीचर की सिक्योरिटी, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी, उसकी इंटीग्रिटी के लिए जिन पॉलिसियों में नाम ना हो, वो पॉलिसियाँ कभी कामयाब नहीं होती। मैं ये आपको लिख के देता हूँ, कभी कामयाब हो नहीं सकती। आप हज़ारों NEPs लाएं। ये NEP जब आई थी 2 साल पहले, एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर किया था। हमने वीडियोज़ बना बना के लोगों को भेजी थी, जगह जगह हमने ये सारा किया। गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा सोच, गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा मनसूबा है वो गवर्नमेंट। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है, जो लोग एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो एक्सपर्ट्स बैठ के उस्तादों को भूल क्यों जाते हैं? जो लोग उस्तादों को भूल जाते हैं, वो याद क्या रखते हैं, मुझे समझ नहीं आती। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ग्राउंड लेवल पे समझा जाना चाहिए। और मैं बताऊं आपको कि ये जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो के लोग हैं, ये जो हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, इन पर बड़ी नाजुक जिम्मेदारी आयद होती है। सिर्फ रिवायती प्रोग्राम ना हो, सिर्फ रस्मी प्रोग्राम ना हो, आप समाज की मजमूई तस्वीर खींचें और देखें ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। महात्मा गांधी ने मरने से कुछ समय पहले कहा था कि नाउ द टाइम हैज़ कम व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स हैज़ dwindled डाउन इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स। मैं एक बात आपको बताऊं, नेशनल पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये पावर पॉलिटिक्स है। अगर नेशनल पॉलिटिक्स होती, मेरे भारत में 20 पार्टियां नहीं होती। जब मुल्क को उठाना है तो पार्टियों की क्या ज़रूरत है? मेरी जान हाजिर है, सबकी जान हाजिर है मुल्क के लिए, फिर पार्टियों को क्यों उठाना है? फिर मेरा और आपका मैनिफेस्टो अलग कैसे हो सकता है? जब मकसद मेरे मुल्क की शान है, जब मकसद मेरे मुल्क का बहाली है, जब मकसद मेरे मुल्क की खिदमत है, तो इसमें फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों, डिफरेंट पार्टीज क्यों, डिफरेंट ग्रुप्स क्यों? मुझे ये सब बात समझ नहीं आई। आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टिल ग्रेजुएशन, मैं खुद रहा हूँ। मुझे जब मल्टी पार्टी सिस्टम पढ़ता था तो मुझे समझ नहीं आती थी वाई मल्टी पार्टी सिस्टम। मकसद है नेशनल सर्विस, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम एन इंडियन, आफ्टर दैट आई एम मुस्लिम। मुझे अपने मुल्क पे बहुत फख्र है,
ये मुल्क जो है, मैं कल भी एक जगह पर स्पीच कर रहा था, मैंने कहा कि मुसलमानों के दीन की तबलीग व इशाअत के हवाले से अरब से ये इस्लाम उठा और दुनिया में सबसे ज़्यादा खिदमत, असगर साहब विल एग्री विद मी, सबसे ज़्यादा अगर इस्लाम की खिदमत हुई है तो वो हिंदुस्तान में हुई है। हिंदुस्तान इतना वसीउल कल्ब देश था, ये एक ऐसा मुल्क रहा है जिसका सीना इतना चौड़ा रहा है, इसका दिल और इसका हृदय इतना वसी रहा है कि इसमें क्रिश्चियन भी समा गया, मुसलमान भी समा गया, सिख भी समा गया, सैकड़ों मज़हब समा गए, सैकड़ों ज़बानें समा गई, सैकड़ों हज़ारों कल्चर समा गए, लेकिन फिर भी इसको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसकी खूबसूरती में निखार आया हमेशा, इसकी खूबसूरती में कभी कोई कज नहीं आया, कभी कोई नुक्स नज़र नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि ये वही देश है। अगर इसकी खिदमत हमारा मकसद है तो हमारे बीच में डिफरेंस ओपिनियन की कोई बात ही नहीं है। एक ही मुद्दा है, वो ये कि हमारे अंदर जिस दिन ईमानदारी का जज्बा पैदा हो जाएगा, जिस दिन मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा एंटी नेशनल वो है जो अपना मुल्क के अंदर रहकर करप्शन करता है। सबसे बड़ा एंटी नेशनल वो डॉक्टर है जो ऑफिशियल टाइम में प्राइवेट क्लिनिक पर जाता है। सबसे बड़ा मुजरिम और सबसे बड़ा इंटरनेशनल वो प्रोफेसर है जो अपना ऑफिशियल टाइम में ट्यूशन पढ़ाता है। सबसे बड़ा इंटरनेशनल वो पुलिस ऑफिसर है जो किसी मजलूम से पैसा लेता है और उसके इंसाफ को फरोख्त करता है मंडी में और अपना अकाउंट भरता है। इससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है? हमें बार वालों से क्या लेना देना है? वो है ही दुश्मन, वो है ही दुश्मन, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। उनकी दोस्ती उम्मीद करना बड़ी गलती है। हमें अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास कितने जतिनदास हैं, हमारे आसपास कितने देशद्रोही हैं। ये वही हैं, ये बेईमान हैं जो सरकार की स्कीमों को खा जाते हैं और आम लोगों तक नहीं पहुंचने देते। ये वही लोग हैं और यही मुल्क की साख्त को जो है वो नाकाम करते हैं। हुकूमत बड़े काम कर रही है और मैं एक बात और कहूँ कि खाली एक प्राइम मिनिस्टर बनाने से, 546 मेंबर इलेक्ट करने से, 250 राज्यसभा में भेजने से, चीफ मिनिस्टर बनाने से, एलजी बनाने से हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती। हमारी जिम्मेदारियां हैं और वो शहरी होने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां ये हैं कि हम हुकूमत को भी प्रेस के ज़रिए और बाकी मीडिया के ज़रिए हुकूमत तक ये बातें पहुंचाते रहें। और मुझे पता है कि अगर हुकूमतों के पास ये बातें पहुंच जाएँ कि ऐसा हो रहा है तो उसमें भी बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। मेरा सबसे बड़ा कसूर यह है कि जो नाइंसाफ़ी मुझसे हो रही है, मैं उस नाइंसाफ़ी को अपना मुकद्दर समझ के एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था अब्बास साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ किया। छोटे छोटे बच्चे आए, स्कूल के टीचर्स आए। और मैं एक और बात इस मंच से कहना चाहूँगा, मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, हमारे हायर एजुकेशन में कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिसमें एक स्कीम ये है कि हमें स्कूलों के साथ जो है वो मिल के काम करना है, हमें स्कूल्स को अडॉप्ट करना है। अब मेरे पास तो उतना है नहीं ज़ख़ीरा कि मैं स्कूलों को अडॉप्ट करूं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आसपास के स्कूल जो हैं वे क्लस्टर बनाएंगे, उनके साथ बैठ के एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करेंगे, उनके साथ बैठ के अपनी पॉलिसीज़ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा काम अपने बच्चों के लिए कर सकें। ये हमारे उसमें शामिल है, हमारे एजेंडा में शामिल है, हायर एजुकेशन के एजेंडा में शामिल है। स्किल एजुकेशन के हवाले से हमारे पास बहुत से प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं जहां अपने बच्चों को हम ट्रेंड कर सकते हैं और उन बच्चों को हम उस तरफ ले जा सकते हैं ताकि वाइल लर्निंग दे शुड बी इन अ पोजीशन टू अर्न आल्सो। वो पढ़ें भी और साथ में अर्न भी करें। ये हुकूमत का पॉइंट बहुत खूबसूरत है कि बच्चों को सेल्फ स्टैंडिंग बनाना है, नौजवानों को सेल्फ स्टैंडिंग बनाना है। अगर एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम जाते रहेंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। और एक बात मैं और आपसे कहूँ कि एम्प्लॉयमेंट जो सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट है, ये 90% खसारे में हिंदुस्तान जा रहा है। शायद यही बात हमारी बीजेपी सरकार को समझ आई और उन्होंने सोचा कि नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोगों को ले जाते हैं जहां से मुल्क को मुनाफा भी होगा, नौजवान पलेगा, 10 को और पालेगा। सबसे खूबसूरत प्रोग्राम है ये। मैं अपने कॉलेज की बात करूं, मुझे शायद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मेरे कॉलेज में 1 करोड़ रुपये फीस आती है साल की, या 2 करोड़ आती है। और हमारे कॉलेज में 1 महीने की 5 करोड़ सैलरी निकलती है। साल की 60 करोड़ सैलरी और 2 करोड़ हमारी इनकम होती है, खसारा है। आप सारे डिपार्टमेंटों को देखें मजमूई तौर पर, यू पील ऑफ द प्लास्टर ऑफ प्रेजुडिस,
ये तासुब अपने डिपार्टमेंटों के तय जो तासुब है, ये जो मोहब्बत है, इसका लिबास इसको उतार के अब देखें। हमें उतना फ़ायदा सरकारी डिपार्टमेंटों से नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। शायद यही सोच के हुकूमत ने कहा कि जो नौजवान तबका ज़्यादा से ज़्यादा स्किल वाली साइड जाना चाहिए, कि वो कम से कम पढ़े भी और साथ में अपना खर्चा भी निकाले। ये बड़ी अच्छी स्कीम है और बहुत सारी ऐसी स्कीमें गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है टाइम टू टाइम, जो उनके नीयत को दर्शाता है कि हुकूमत की नीयत तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या करें, जब वो हमारे हाथ में आती हैं तो वो अपने जो है वो रास्ता खो बैठती हैं और रास्ता उनको मिलता ही नहीं, वो गलत हाथों में चली जाती हैं। वो हमारा कसूर है, हमें उसके लिए अपना तजदीद फ़िक्र करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आपका था, हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो बैठे हैं, आप जो हैं, आपके लिए बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट के पास कि आप अपने घरों में छोटे छोटे यूनिट लगा सकते हैं। कोई आदमी एक छोटी सी मशीन ले ले, है ना, उसके वो, मैं एक दिन कहीं किसी डायरेक्टर के पास बैठा था, उन्होंने कहा जी छोटी छोटी मशीनें 20-20, 25-25 हज़ार की आती हैं और वो छोटे छोटे मसाले बनाएं, उनको बना के वो पैकेट बना के बेच सकते हैं और सैकड़ों चीज़ें जो आप कर सकते हैं। कम से कम आप अपने पेरेंट्स पे जो बर्डन बनते हैं वो ना बने, उनको आज़ाद कर दें। खुद जिस दिन अपने पाँव पे आप खड़े हो जाएंगे तो उस दिन आप जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बाहर से जो लोग आए तो टाइम निकाले, बैठे, हमारे बच्चों से इंटरेक्ट किया, हमारे बच्चों से बात की, ये जो कल्चरल आइटम्स पेश की, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। क्विज़ में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। जो ये हमारे यहाँ बैठे हुए लोग हैं, इस पर म्यूज़िक पे बैठे हुए लोग हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, इनका बहुत बड़ा काम है। देखिए पूरी सोसाइटी इंटरलिंक्ड है, एक आप लड़ निकाल लेंगे तो वो पूरा का पूरा सिस्टम अपसेट हो जाएगा। हम सब एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं, एक दूसरे के लिए हम इंडिस्पेंसेबल हैं, हम सब का योगदान है। हम मिल के जब चलते हैं तब भारत बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।